नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अमेरिका में बैठे हुए हैं अभय द्विवेदी, लेकिन भारत की राजनीति पर बड़ी निगाह रखे हुए हैं। मैंने शो किया उनके साथ अमेरिका में। मैंने पूछा कि बिहार में अब तो ज्ञानेश कुमार बम बम कर रहे हैं, बड़े खुश हैं, सबको धन्यवाद थैंक यू कह रहे हैं। क्या बीजेपी जीत जाएगी? अभय द्विवेदी का स्पष्ट मानना था कि कितना भी वोट चोरी का मामला गरमा लें, कितना भी वोट चोरी कर ले, लेकिन जो बिहार के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, उस का ये नतीजा साफ-साफ झलक रहा है कि बिहार में हालत पतली होने वाली है। और मेरा अपना मानना ये है कि अगर बिहार गए तो मोदी जी की सत्ता चली जाएगी। होगा क्या? ये तो राजनीति के गर्व में अब बहुत सारी बातें होती हैं। बिहार गरमाने के लिए उत्तर प्रदेश गरमाया जा रहा है। आई लव मोहम्मद के नाम पर माहौल बनाया जा रहा है। आज तक चैनल जैसे चैनल पे 1 घंटा बुलडोजर की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय के हरेन जोशी साहब हैं। पूरे दिल्ली के किसी मीडिया से पूछ लीजिए, बिना हरेन जोशी के किसी चैनल की हेडलाइंस नहीं चलती है। वहां पे 1 घंटे का शो हो जाए, बुलडोजर सही है गलत है, इसका मतलब कि बुलडोजर के बहाने पूरे देश में एक मैसेज और खासतौर से बिहार में मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। क्या बोले इस पर अभय दुबे जी? मैं लेके चलता हूँ सीधा अमेरिका उनके पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। आपको देख के मुझे जलन हो रही है। आप जैकेट में पहने हुए हैं अमेरिका में, और यहाँ अक्टूबर में भी भारत में और लखनऊ में तो गर्मी हो रही है। एसी चल रहा है मेरा, एसी में बैठा हूँ, सोने पे यहाँ बैठा तो मौसम बहुत सुहावना है ना। हूँ। हल्की सी बहुत हल्की सी खुनक होती है। लेकिन गर्मी भी बिल्कुल नहीं कह सकते आप उसे, सर्दी भी नहीं कह सकते। जैसे शाम होगी थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो हम लोग पहले से एक हल्की सी जैकेट लेके चलते हैं ताकि लौटते वक्त अ, सर्दी का सामना न करना पड़े। जी। चलिए, आप कुछ गर्मी की बातें कर ली जाएँ। बिहार में चुनाव है और ज्ञानेश कुमार का कहना है कि पूरे देश में एसआईआर लागू होगी। हम्म। अलग-अलग भाषाओं में धन्यवाद दिया वोटर्स को और कह रहे हैं कि पूरे देश में एसआईआर होगी। बिहार एक बार फिर गर्मी पे दनादन-दनादन पैसे डालने जा रहे हैं बिहार में। इतने पैसे डालने के बाद महिलाओं को, नौजवानों को, रोजगार को, लगता है हम्म। कि बिहार में अगर वोट चोरी नहीं हुई, हम्म। तो एनडीए सरकार बना पाएगा? क्या लगता है आपको? मेरा तो मानना यह है कि वो कितना भी पैसा डालें और वोट चोरी की चाहे कितनी भी तिकड़म हथकंडे अपना लें, एनडीए के लिए बिहार में चुनाव जीतना मुझे मुश्किल लग रहा है। मैं कोई गारंटी से नहीं कहता हूं कि वहां महागठबंधन जीत ही जाएगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि महागठबंधन के लिए इससे ज्यादा अनुकूल स्थिति और कोई हो नहीं सकती। इसके मुख्य तौर पर दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि नीतीश भाजपा, मैं हमेशा नीतीश हाइफन भाजपा करके बोलता हूँ, नीतीश सरकार नहीं है ये, नीतीश भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वहां काफी जबरदस्त है। और इस बात को खुद भाजपा के अंदर, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ के अंदर के लोग भी स्वीकार करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो राजनीतिक परिस्थितियां जिस तरीके से बन रही हैं, एनडीए जो है वो तकरीबन नेतृत्वहीन हो गया है। उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो पूरे बिहार को संबोधित कर सके। नीतीश कुमार की राजनीतिक क्षमताओं में काफी कमी आई है। हालांकि मुझे अभी भी यकीन है कि वो जब सीटों का बंटवारा होगा तो वो बीजेपी से बराबर या एक सीट हो सकता है, प्रतीकात्मक रूप से ज्यादा ही प्राप्त कर लें। लेकिन चुनाव परिणाम पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने भाजपा के बराबर सीटें हासिल की थी, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी सीटों का क्या हश्र हुआ। लोकसभा में उनका प्रदर्शन जरूर अच्छा रहा था, लेकिन अभी विधानसभा में आकर फिर परिस्थितियां उनके खिलाफ हो गई हैं काफी। और चिराग पासवान के जरिए और दूसरे तमाम हथकंडों से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पैर काटने में लगी हुई है। तो बहुत मुश्किल परिस्थितियां हैं एनडीए के लिए सत्ता को दोबारा फिर से प्राप्त करने का, जहां तक मामला है। इसलिए ये सब जो है, विपक्ष ने इतना जबरदस्त आंदोलन चलाया है एसआईआर में होने वाली गड़बड़ियों और संभावित गड़बड़ियों के खिलाफ, तो उससे उसके अपने कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। और उसका अपना जो जनाधार है, स्थायी जनाधार है, जो हमेशा वोट मिलता है महागठबंधन को, वो बहुत ही शिद्दत के साथ में घर से निकलकर वो लोग वोट डालेंगे। तो वो उनका उनका वोटिंग परसेंटेज मैं मानता हूँ यादवों का, मुसलमानों का, सहनियों का, इन सब लोगों का और कांग्रेस के समर्थकों का, सीपीआई एमएल के समर्थकों का काफी ज्यादा होगा। और उस लिहाज से देखा जाए तो एनडीए के अंदर उतना उत्साह नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऐलान किया है कि वो जम के वहां पर वोटरों को निकालेगा और बूथ प्रबंधन में पूरी तरीके से एनडीए की मदद करेगा। लेकिन संघ तो हर जगह ऐसा करता है, फिर भी जहां चुनाव हारना होता है वहां चुनाव वो हारते ही हैं। संघ ने झारखंड में भी ऐसा किया था। वहां तो वनवासी कल्याण आश्रम है, बहुत काम है झारखंड में वनवासी कल्याण आश्रम का। और मैं बताऊं, वनवासी कल्याण आश्रम बहुत प्रभावी संगठन है।
अभी उसके ऊपर किताब लिखी है मेरे मित्र कमल नयन चौबे ने, अंग्रेजी में पेंगुइन ने छापी है किताब। अभी मैंने उनके साथ एक इंटरव्यू भी किया था। उसमें उन्होंने बताया कि वनवासी कल्याण आश्रम के जो नेता होते हैं उनका प्रभाव इतना है कि किसी वक्त जाकर नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं। वही तय करते हैं कि किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं टिकट मिलेगा। किसी के ऊपर वीटो कर दें तो उसको टिकट नहीं देती भाजपा। तो ऐसा वनवासी कल्याण आश्रम झारखंड में पूरे भारतीय जनता पार्टी की मुहिम का नेतृत्व कर रहा था, फिर भी हार गई भाजपा। और कमाल की बात है, मुझको तो लगता था कि मोहन भागवत भी कहते तब भी मोदी किसी के टिकट की नहीं सुनते होंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि वनवासी कल्याण आश्रम वाले कोई नहीं सुन नहीं, रहे। देखिए ये सब चीजें इलाके पर निर्भर करती हैं। अब जैसे गुजरात के अंदर संघ अगर मोदी से कुछ कहे खड़ा हो जाए, बात नहीं मानेंगे उसकी। उल्टा खड़ा हो जाए। हाँ, ये वो नहीं लेकिन मानेंगे। लेकिन लेकिन एक झारखंड में माननी पड़ेगी और हाँ, कहीं उड़ीसा में माननी पड़ेगी, वहां ऐसी माननी पड़ेगी। जी। अच्छा, झारखंड से मुझे याद आया कि पिछले विधानसभा चुनाव में जहां इनकी सरकारें थी, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, वहां आराम से वोटर लिस्ट में खेल हो गया। दिल्ली में इसलिए कह रहा हूँ, सरकार केजरीवाल थी लेकिन प्रशासन सारा मोदी सरकार का था, बीजेपी का था। जी। झारखंड में पूरा जोर लगाया, शिव हेमंत सोरेन जेल चले गए, ईडी के छापे दनादन, लेकिन चूंकि सरकार नहीं थी तो वोटर लिस्ट वहां पे खेल हो नहीं पाया। झारखंड में सरकार बन गई, दमदारी से बन गई, हेमंत सोरेन ने जम के मोर्चा लिया, बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं अभी भी वो। जी। तो इसका मतलब ये तो लगभग साफ हो गया देश में कि असली खेल जो है वो सारा वोटर लिस्ट में है। वोटर लिस्ट में सारा खेल है और विपक्ष को इस तरह की परिस्थितियां बनानी होंगी, इस तरह की पहलकदमियां अपनानी होंगी, इस तरह की युक्तियां अपनानी होंगी, इस तरह की रणनीतियां आजमानी होंगी कि भाजपा की राज्य सरकार होते हुए भी वहां पर मतदाताओं को वो इतना जागरूक कर दे कि जो एसआईआर के जरिए या वोटर लिस्टों में जो डिजिटल फ्रॉड होता है, इसका राहुल गांधी ने अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्दाफाश किया था। उन सब के बावजूद भी विपक्ष के जितने वोट हैं उतने पूरे पड़ जाएं। देखिए, विपक्ष राज्यों के स्तर पर काफी एकताबद्ध है। अब आप बिहार में ही देखिए, बिहार में जो एनडीए की ताकतों के अलावा जो कुछ है, असदुद्दीन ओवैसी को अगर आप और प्रशांत किशोर को छोड़ दें आप, तो बाकी सारे लोग एक मंच पे हैं। बिहार में तो देखिए महागठबंधन की जो एकता है वो आदर्श एकता है। ऐसी ही विपक्ष की राष्ट्रीय एकता चाहिए। आप जो एनडीए गठबंधन है वो भी महागठबंधन है वहां पे। हाँ, और जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन के सदस्य नहीं है, तो हाँ महागठबंधन के भी सदस्य नहीं है। प्रशांत किशोर तो अभी बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं, वो आखिरकार किस मोर्चे में जाएंगे कोई नहीं कह सकता। तो अजमा रहे हैं इधर उधर, जहां दांव मिल जाए, जहां मौका मिल जाए। हाँ, अभी तो मेरे ख्याल से वो एनडीए में जाने की उनकी स्थिति नहीं है, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से, कल मैंने आपके साथ चर्चा में कहा भी था कि वो महागठबंधन के साथ भी ऐसा लगता है कि एक अघोषित किस्म की एक समझदारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी इस बात का प्रमाण है कि जो महागठबंधन के बाहर की राजनीतिक ताकत है उनको लग रहा है कि ये एनडीए जो है वो जाने वाला है, आने वाला नहीं है। तो ठीक है ना। अच्छा, मैं दूसरा ये देख रहा हूँ कि तेजस्वी यादव के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज नेताओं की बड़ा मायने रखती है कि जहां प्रधानमंत्री का चेहरा बड़ा मुरझाया मुरझाया लग रहा है, जो आप पिछले 3-4 साल पहले की तुलना करिए, जो कॉन्फिडेंस लेवल था, जो स्टाइल था, हाथ भी कांपने लगे। उम्र का तकाजा तो होता ही है, 75 साल के हो गए, हाथ भी कांपने लगे हैं, बोलने में भी उतना उत्साह नहीं बचा। तो तेजस्वी का मैं देख रहा हूँ कि अगर 240 सीटें नहीं, माफ कीजिए बीच में बोल रहा हूँ, 240 सीटें अगर नहीं मिलती तो हाथ नहीं कांप रहा होता है। और चेहरे पे ही पहले ज्यादा चमक होती अगर 300 तक पहुंच जाते थे। हाँ, क्योंकि 240 मिल जाने से मोदी जी को रिटायरमेंट की तरफ धकेल दिया गया। रिटायरमेंट तक पहुंचे नहीं अभी। आप उसी तरह सोचिए, एक आदमी रोज जाता है दफ्तर, बिल्कुल स्वस्थ लगता है, रिटायरमेंट के एक हफ्ते बाद ही शिकायत करने लगता है घुटनों में दर्द हो रहा है। हाँ, ये बात तो सही है। ये बात तो मैंने कई लोगों को देखा है कि जिसने रिटायरमेंट के बाद यही हालत है। मोदी जी को तो रिटायरमेंट की गंध लग गई है। रिटायरमेंट की खुशबू उनके नाक में आ रही है, उनकी सूंघ रहे हैं कि रिटायरमेंट आ रहा है नजदीक है। तो वो उसकी वजह से उनके हाथ वाथ सब कांपने लगे हैं। अच्छा, कितने दिन तक 75 साल के हो गए और कितने दिन तक प्रधानमंत्री रहना चाहते होंगे? क्या लगता होगा कि वो कहते हैं मुरारजी देसाई 80-84 साल तक रहे प्रधानमंत्री, हम भी रहेंगे। लेकिन मुरारजी देसाई तो शिवाम्बू पीते थे। शिवाम्बू का मतलब आप समझते हैं? समुद्र सेवन करते थे। समुद्र सेवन करते थे घोषित रूप से उन्होंने। कोई मैं हाँ, और तो अब सवाल ये, मोदी जी को अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है अगर, और 85 साल तक और 90 साल तक प्रधानमंत्री रहना है, तो उन्हें इन विकल्पों पर विचार करना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि मोदी जी सुबह उठे, टॉयलेट में जाएं, फिर
मूत्र विसर्जन करें वो पिए, ऐसा तो ना, ना, शिवांग कहिए उसको आप। मूत्र नहीं कहें। हाँ, मूत्र मत कहिए, शिवांगु। अच्छा, अगर इसका वो करेंगे ट्रांसलेशन, जैसे गौमूत्र है तो फिर क्या कहेंगे, गौ? अब देखिए, मेरी क्षमताएं सीमित हैं। मैं मैं मतलब नहीं बोल अच्छा, सकता। अब तो परेश रावल भी इसी लाइन में आ गए। उन्होंने भी कहा कि मैं भी मोरारजी देसाई की तरह मूत्र सेवन करता हूँ। भाई, मुरारजी के बारे में मशहूर है ना, मुरारजी प्रधानमंत्री के तौर पर सीढ़ियां चढ़नी थी, तो वो फट 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 सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे थे, और नौजवान आईएएस अफसर जो थे वो हाँफ रहे थे पीछे। तो एक ने सीनियर अफसर पूछा, सर आप भी कैसे कर पाते हैं? तो मुरारजी ने मुड़ के कहा कि जो मैं करता हूं वो तुम नहीं कर सकते। तब पता चला कि ये क्या करते हैं। बाप रे! लेकिन हाँ, ये बात तो सही है, 84 साल में एक्टिव थे। तो यानी प्रधानमंत्री के लिए चाहते होंगे मोदी जी भी अभी 5-10 साल तक मैं रहूँ, कंटिन्यू करूँ। नहीं, नहीं, मोदी जी लोग ने एक बार कहा था कि वो मैं अलग धातु का बना हुआ हूँ, मतलब मोदी जी सत्ता छोड़ने वाले में नहीं है। मोदी जी को तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक, अगर एनडीए की ही सरकार बननी है या बीजेपी की ही सरकार केंद्र में बननी है, तो वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ना खींच के गद्दी से उतारना पड़ेगा। अपनी मर्जी से नहीं उतरेंगे। चुनाव हार गए तो जाना ही पड़ेगा, वो तो अलग बात है। हमारे मित्र हैं केपी मलिक जी, उन्होंने ट्वीट किया है कि कुर्सी से हटें, जाएं योगी जी देखें, उससे पहले अमित शाह और संजय जोशी के बीच में कुछ-कुछ नजदीकी बढ़ने की चर्चा हो रही है। कैसा हो सकता है? देखिए, ये तो राजनीति है, और राजनीति में एक परिस्थितियों के मुताबिक समझौते निकालने पड़ते हैं, बातचीत करनी पड़ती है, वो सब है, मतलब जो है, और अपने मतभेदों को स्थगित करना पड़ता है, भले ही कितना भी झगड़ा हो गया। अब संजय जोशी में और इन गुजरात लॉबी के अंदर बहुत झगड़ा है, लेकिन फिर भी अगर कुछ बीच का रास्ता निकालने से बात बन सकती है, तो लोग निकाल सकते हैं, उससे झगड़ा बंद नहीं होता है, फिर भी एक दूसरे के ऊपर घात लगाए रहते हैं, वो होता ही रहेगा। तो क्या ऐसा भी लगता है कि अमित शाह और संजय जोशी के बीच में ये सहमति बने कि भाई आप प्रधानमंत्री बनने का रास्ता अपना मेरा प्रशस्त करिए और आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन जाइए? कोई कुछ ऐसा भी भी हो सकता है। देखिए, जो वो होगा उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उनकी मर्जी के बिना नहीं होगा, उनके पीठ पीछे नहीं होगा, और संघ ने ही अच्छा, दबाव अगर ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं पता, अगर ऐसा आपने कहा है तो आपको पता होगा, कुछ जानकारी होगी मैं तो आपको। मलिक साहब के ट्वीट पे बात कर रहा संघ ने हूँ। ही दबाव डाला होगा कि अमित शाह के ऊपर कि भाई ये को ठीक ठाक करो, अपना संबंध दुरुस्त करो। अच्छा, संघ भी बिल्कुल अड़ा हुआ है, बीजेपी अध्यक्ष पद को कर नहीं पा रही डिक्लेयर, इतने दिन हो गए नहीं, हैं। संघ अड़ा हुआ है, क्योंकि संघ जानता है कि यही वो मुकाम है जहां पर तय होगा कि संघ के नेतृत्व में हिंदुत्व की स्थापना होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुत्व की स्थापना होगी। हिंदुत्व की स्थापना तो दोनों सूरतों में होगी। सवाल यह है कि उसकी बागडोर किसके हाथ में होगी। मोदी जी भी संघ के हैं, संघ मोदी जी का है, वो तो एक घर के भीतर का झगड़ा है ना ये, कि बिजनेस जो दुकान है, दुकान में गल्ले में जो माल आता है वो बाप के हाथ में जाएगा कि बेटे के हाथ में जाएगा, उस टाइप का मामला है ये। सुबह घर में अरहर की दाल बनेगी कि उड़द की दाल बनेगी, ये कौन तय करेगा? इस टाइप का झगड़ा है वो। अच्छा, तो फिर अगर मैं इसको इन शब्दों में कहूँ तो इसका मतलब ये सहमति बनी है कि भाई जब तक ये सब फाइनल ना हो जाए, ये झगड़े फाइनल ना हो जाए, तब तक भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक मत बुलाओ। पता नहीं उसमें सांसद इकट्ठे खड़े होकर क्या कहते हैं कि भैया मोदी जी अब बहुत हो गया, अब गडकरी जी को थोड़े दिन बना दीजिए। देखिए, ये जो बात, ये फिक्र उन लोगों को ज्यादा होती है जो लोकतांत्रिक संगठन के अंदर चलने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से बंधा हुआ महसूस करते हैं। अपना कर्तव्य समझते हैं कि भाई संगठन के अंदर सारे काम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जरिए हों। पार्टी का अगर संसदीय दल का नेता चुना जाए तो संसदीय दल की बाकायदा बैठक हो। ये बीजेपी को इस बात की कोई परवाह नहीं है। बीजेपी में आज तक कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया है। जनसंघ में कोई अध्यक्ष आज तक नहीं चुना गया है। इतिहास है उनका, बिल्कुल एकदम और रिकॉर्ड पे है। ये जो चुनाव होता है कि कहा कोई जाता है चुनाव कि नहीं होता है। किसने कह दिया आपसे चुनाव होता है? कोई चुनाव नहीं होता है। एक नाम प्रस्तावित किया जाता है, उसी को बना दिया जाता है, वो पहले से तय होता है। कोई चुनाव नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष चुनने की कोई परंपरा नहीं है। और ये जो नाटक कोई होता है लोग कि जब उनके पहले सामने हम टीवी पर उन पे इल्जाम लगाते हैं, तब वो कुछ तिकड़म करके एक तिकड़म नुमा तर्क लेके आते हैं कि पहले हमारे वहां के अध्यक्ष चुने जाते हैं, यहाँ के अध्यक्ष चुने जाते हैं। राज्यों के स्तर पर कुछ चुनाव होता है, ये सही बात है, लेकिन केंद्र में कोई चुनाव नहीं होता है। ना खाता ना वही, जो मोदी और शाह का है वही सही। नहीं, अभी तक ये था, लेकिन पहले, उससे पहले ये था कि जो संघ है वही सही। तो वो अब संघ ही चाहता है कि यही हो, ना खाता ना वही, जो संघ है वही सही। तो लग रहा है आपको कि अब लग रहा है कि जो हालात बन रहे हैं
उस हालात में यही होगा कि जो संघ कहे वही सही। संघ यही चाहता है, हम्म, संघ की इच्छा यही है कि इसी तरीके से हो सारा का सारा, और यही दोनों के बीच में जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, जो विवाद है, मतलब जो है, इसी वजह से वो गतिरोध आया हुआ है, और अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा, अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। अगर मोदी जी को 350 सीटें मिल जाती, मोदी ने 10 मिनट में भाजपा का अध्यक्ष बना दिया होता। ये बात तो सही है। अच्छा, ये बताइए कि मुझे कि कारण क्या है? पिछली बार बिहार के और कुछ और राज्यों के चुनाव थे तो अखलाक की हत्या कर दी गई, मुद्दा गरमाया और बिहार में और बाकी राज्यों में फायदा मिला। कोई अब फायदा बिहार नहीं में मिला, मैं नहीं मानता हूँ इससे फायदा मिला। देखिए माहौल ये बनाया। सब, हाँ, ये होता क्या है कि इस प्रकार लोग जीत और हार का श्रेय कुछ घटनाओं को देने लगते हैं। उसने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया ऐसा हो गया। इन जीत और हार के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में और ज्यादा गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। जो सामाजिक शक्तियां हैं, गठजोड़ हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। एक बिरादरी से आप गठजोड़ बनाते हैं तो कितनी बिरादरियां आपसे उसकी प्रतिक्रिया में दूर हो जाती हैं, ये देखना चाहिए। आपने एक बिरादरी से गठजोड़ बना लिया, आपकी बल्ले बल्ले हो रही है मीडिया में आपके समर्थकों के बीच में, ये आपको पता नहीं है कि उसकी प्रतिक्रिया में कुछ बिरादरियां आपसे नाराज होकर अलग हट गई। मैं आपको उदाहरण बताता हूं ऐतिहासिक। अब गुजरात में कांग्रेस ने खाम की रणनीति बनाई, जिससे लगा कि बहुत 2 चुनाव भी माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में जबरदस्त जीते गए। लेकिन आप देखिए खाम की रणनीति से क्या हुआ, पटेल स्थायी रूप से कांग्रेस से हट गए। पहले तो पटेल कांग्रेस के साथ थे ना, फिर पटेल उधर चले गए भाजपा की तरफ। तो उस खाम की रणनीति से कांग्रेस को फौरी तौर पर बहुत लाभ हुआ, इतना लाभ हुआ लगा कि अब कांग्रेस को कोई चुनाव हरा ही नहीं पाएगा। लेकिन भाजपा की जमीन पकने लगी उससे, भाजपा को पटेलों का शक्तिशाली समर्थन प्राप्त हो गया, जिसकी वजह से भाजपा आज तक वहां जीत रही है। अब उधर देवराज अरस ने जो अहिंदा की रणनीति अपनाई वहां पर, क्योंकि वो चाहते थे कि लिंगायतों और वोक्लिगाओं का जो प्रभुत्व राजनीति उसको खत्म किया जाए और पिछड़ों को सामने लाया जाए, तो उससे कांग्रेस को वहां भी फायदा हुआ। लेकिन उससे लिंगायत जो है वो अलग हो गए, वो बीजेपी के साथ चले गए, और वोक्लिगाओं ने अपनी अलग पार्टी, जनता दल में अलग अलग पार्टी बना ली। तो कांग्रेस से ये दोनों हट गए बड़ी कम। तो आप एक रणनीति बनाते हैं, उससे आपको लाभ होता है, आपको देखना ये होगा कि ये लाभ दीर्घकालीन है या ये लाभ अल्पकालीन है। अल्पकालीन लाभ की चमक दमक में दीर्घकालीन नुकसान दिखाई नहीं पड़ते हैं, आंखें चौंधिया जाती हैं, लेकिन दूरगामी दृष्टि से बहुत नुकसान होता है। हाँ, ये मैं आपकी बात मान सकता देखिए हूँ, मैं लेकिन बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ईडब्ल्यूएस कोटा लाए ये, और ऊंची जातियों को आरक्षण में पिछले दरवाजे से उन्होंने घुसेड़ा, उससे भाजपा को लगा कि उन्होंने 90 के दशक में अपने घोषणा पत्र में जो मांग लिखी थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, वो हमने उसको जमीन पर उतार दिया। बहुत खुश हुई भाजपा, लेकिन भाजपा को उससे दीर्घकालीन नुकसान हुआ। जैसे ही राहुल गांधी ने वो लाल किताब जेब से निकाल के दिखाई कि संविधान बदलना चाहते हैं, वैसे ही दलितों और पिछड़ों को लगा कि हाँ ये वास्तव में बदलना चाहते हैं, तो ईवीएस कोटा वाले लोग हैं, भाजपा के खिलाफ वोट कर दिया उन्होंने, उनकी बड़े हिस्से ने। अच्छा, फिर कारण क्या कि बिहार के चुनाव से पहले अचानक आई लव मोहम्मद के नाम पर विवाद पैदा किया जा रहा है? बरेली में कोई मुद्दा नहीं है, जानबूझ के पूरे कुछ नहीं होगा। देखिए जो दूसरा कट्टरपंथी, मैं आप समझ गया आपकी बात, जो कट्टरपंथी तत्व भाजपा के साथ हैं, तो वो आई लव मोहम्मद से वही लोग भाजपा के साथ, नया कोई तत्व उनके साथ जुड़ने वाला नहीं है। अच्छा, मैं इसलिए इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ आपसे कि मैंने देखा कि आज तक चैनल पे 1 घंटे का शो हुआ कि बुलडोजर सही है या नहीं है, बरेली के संदर्भ में जोड़ के। अब मुझे बताइए कि आज तक जैसे चैनल पे 1 घंटे का शो क्या बिना पीएमओ के हरेन जोशी की मर्जी के बिना कर सकता है कोई आदमी? सारी दावा की नहीं कर सारी सकते। जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, जो अमेरिकन एक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के तहत सांप्रदायिकता धीमे स्तर पर भड़काई जाती रहे, बिना किसी बड़े उबाल के, बिना कोई ज्वार ना आने पाए, मतलब, लेकिन कुछ ना कुछ होता रहे, मतलब ज्वार आने की संभावना दिखती रहे लेकिन ज्वार आने न पाए, ये है लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए कभी घर वापसी है, कभी गोरक्षा है, कभी लव जिहाद है, कभी थूक जिहाद है, कभी कुछ जिहाद है, अब ये आई लव मोहम्मद है, ये उसी रणनीति के हिस्से हैं। जब आई लव मोहम्मद ठंडा हो जाएगा तो कुछ और सोच लेंगे, मतलब कुछ और लेके आ जाएंगे, वो इसी तरह करते रहेंगे। 24 घंटे ये लोग यही सोचते हैं।
चुनाव तक कुछ ना कुछ ये ऐसा करते रहेंगे चुनाव तक और नहीं, चुनाव के बाद भी करेंगे, ये हमेशा करते रहते हैं। इसकी ये रणनीति चुनाव से बनी हुई नहीं है। आप ये हर देखिए वक़्त कि चलती रहती है। ये आप ये देखिए अपराध, नफ़रत इसका सीमा कहाँ तक हो गई कि रायबरेली में एक दलित लड़का था, नौजवान था हरिओम नाम का। हाँ। उसको हरिओम को पीटना शुरू किया कुछ लोगों ने। वो कह हुँ, रहा राहुल गांधी तो और मारा, और कहा कि हम बाबा के आदमी हैं, राहुल का नाम कैसे ले रहा, मर गया वो। हुँ, रायबरेली की घटना है। तो ये मैं हुँ, ये आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो जातीय उन्माद बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, हुँ। इसका इसका ये रुकेगा कहाँ? क्या स्वरूप होगा इसका? देखिए, इन सब बातों का एक ही इलाज है। हमारे गुरु थे प्रोफ़ेसर धीरूभाई शेठ। वो कहते थे कि राम भक्तों को 14 साल का वनवास दो। आप चुनाव में हराइए, जब जब तक इनके हाथ में सत्ता रहेगी, तब तक ये सब लोग करेंगे। और सरकार इनके पास है, पुलिस इनके पास है, सुरक्षा एजेंसियां इनके पास हैं, इनके खिलाफ कानून काम नहीं करेगा कोई। तो ये कानून काम न करने की वजह से सुविधापूर्वक बिना कोई जोखिम उठाए ये करते रहते हैं। जब सरकार हाथ से निकल जाती है, तब इनको सोचना पड़ता है कि हम, क्योंकि फिर मुकदमे होंगे, गिरफ्तारियां होंगी, कुछ लाठीचार्ज भी होगा, थोड़ा बहुत आंसू गैस डाली जाएगी, तो फिर थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं, रुक जाते हैं उसमें। तो वो, बिल्कुल। हाँ, आप इनको जब तक विपक्ष इनको चुनाव में नहीं हराएगा, तब तक ये सब अपनी रणनीतियों को बिना किसी जोखिम के, बिना किसी मुश्किल के लगातार लागू करते रहेंगे। अगर आपको ये सुविधा उनसे छीननी है, तो उन्हें चुनाव में हराना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये स्थितियाँ बनती रहेंगी और इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया। थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। कैसी लगी बातचीत बताइएगा ज़रूर, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।